पहले वीडियो में हमने संसाधन के विकास तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। हमारा पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास, जो कि समकालीन भारत क्लास 10th अध्याय 1। तो देखिए संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारे लिए चुनौती है। संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्रक्रिया है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, मतलब वहां पर एक तरह की संसाधन अधिक है परंतु दूसरे तरह की संसाधनों की कमी है। एक तरह का संसाधन तो अधिक है परंतु दूसरा संसाधन कमी है। और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, जो कि अपने संसाधन के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। और कुछ तो ऐसे प्रदेश भी हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में। यहाँ पे जो आपको एक शब्द मिला प्रांतों मतलब होता है राज्य। राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। अब हम लोग आगे देखेंगे भारत में संसाधन नियोजन। तो यहाँ पर देखिए भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान मतलब होता है कि निम्नलिखित, इसमें जैसे कार्यविधि है या तो इसमें निम्नलिखित कार्यविधियाँ। जैसे पहला जो है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। कौन सी राज्य में कौन सा संसाधन है इसका पहचान कर उनका एक सारणी बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, और यह जो कार्य है इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण का चित्र भी बनाना आवश्यक है। संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। और जो दूसरा हमारा है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान की सहायता से, और कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और जो तीसरा यहाँ पर है, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। दोनों में मतलब संबंध बनाना। है कि संसाधन का बचाव। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन जो है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का भी विवेकपूर्ण उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई है। संसाधन का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करने के कारण कई सामाजिक और पर्यावरण में भी समस्या पैदा हो गई है। इन समस्याओं से बचाव के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों के संरक्षण पर गांधी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। गांधी जी ने बोले कि हमारे पास तो हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए है, परंतु किसी का लालच को संतुष्टि के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसका जो मतलब हुआ कि लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं। पदार्थ हमारे पास पेट भरने के लिए
बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। अब आगे देखते हैं भू संसाधन। भू मतलब भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो हमारा भूमि है वह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि का जो उपयोग है वह सावधानी से और योजना बनाकर करना चाहिए। भारत में भूमि विस्तार। भारत में भूमि का विस्तार। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% मैदान है। भारत का जो जितना क्षेत्रफल है उसका 43% भाग मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है और भारत के कुल क्षेत्रफल पर हमारा 30% पर्वत है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और वहाँ पे 12मासी नदियाँ बहती हैं। 12मासी मतलब 12 महीना बहने वाली नदियों को प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है और देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचयन कोष है। इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचयन कोष है। आगे देखेंगे हम लोग भूमि उपयोग। यहाँ पर एक तालिका दिया गया है भूमि उपयोग का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, सामान्य भूमि उपयोग संवर्ग 1960 से 61, 1960 और 61 में भूमि का उपयोग यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर है 2014 और 15। देखेंगे दोनों में अंतर। यहाँ पर जो है देखिए इतना 18.11% जो है हमारा वन है 1960 से 61 में। और जो रेड ये जो है यह बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि है। और यहाँ पर ये जो है गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र। और ये जो है हमारा वो है अस्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। और ये जो हमारा और यहाँ पर ये जो कलर है वो है हमारा विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों अंतर्गत क्षेत्र। और यहाँ पर देखिए ये जो भूमि है 23%, यह है कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि वाला बंजर भूमि है। और ये जो भूमि है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि। और ये जो है 3.73% यह भूमि है वर्तमान प्रति, जो उनके भी वर्तमान में प्रति है। उसके बाद देखिए ये जो है हमारा 46.26 जो है प्रतिशत, ये
और इसमें अंतर देख सकते हैं। इन दोनों में अंतर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूमि उपयोग, यहाँ पर आता है हमारा भूमि उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला जो उद्देश्य है किसके लिए किया जाता है? भूमि वन के लिए, जिसमें दूसरा जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अनुपलब्ध मतलब जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें पहला आता है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि। गैर कृषि मतलब जो कृषि के लिए नहीं लगाया गया है, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरा प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिसमें पहला है अस्थायी चारागाह, जो केवल चारागाह है। विविध वृक्ष एवं वृक्ष फसलों तथा उपवनों के लिए अधीन भूमि, जो सूद बोए गए क्षेत्र के शामिल नहीं है। तीसरा जो है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 वर्षों से अधिक कृषि न की गई हो। चौथा जो है प्रति भूमि, वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। उसी में है यहाँ पर देखिए वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि, पुरातन प्रति, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। पांचवा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, मतलब एक साल में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र शुद्ध निवल में जोड़ा जाता है कृषि, जिसे हम सकल कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। आगे देखेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। भूमि एक ऐसा आप देखिए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों करते आए हैं और इसी तरह भूमि का उपयोग हम लोग भी करते आएंगे। भोजन और मकान, कपड़े इत्यादि मूल्य आवश्यकताओं 95% भूमि से प्राप्त होता है। न कि केवल भूमि का एक निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि का नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। जैसे आगे देखते हैं, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत है। वनों के अंतर्गत 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन और अन्य विभिन्न निम्नीकरण मुख्य भूमिका निभाती है। खनन के उपरांत खदानों और स्थानों को गहरी खाइयों के बलवे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अधिक सिंचन से उत्पन्न जलक्रांति भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें मृत्तिका लवणीयता क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्राकृतिक जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर पीसना और मृदा वर्तन उद्योग में चूने खड़िया सेल खड़ी के उपयोग जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने में प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं मृदा संसाधन। मृदा अथवा भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन
मृदा अथवा भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवाचन जनक सेल अथवा स्तन सेल, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तथ्य रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। भारत की जो मृदा है उन्हें निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं भारत के मृदा का। मृदा के प्रकार, पहला जो है यहाँ पे जलोढ़ मृदा। यह मृदा देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। महत्वपूर्ण जो 3 नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों से जो निक्षेप लाए गए हैं उसी से बना हुआ है हमारा उत्तरी मैदान। गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और जो हमारा महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी के डेल्टा जो बनते हैं वो जलोढ़ मृदा के बने हुए हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब उसका मतलब पुराना है या नया है। आयु जो वर्ष के आधार पर उसे 2 भाग में बांट दिया गया। पहला, पुराना जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। पुराने जो जलोढ़ मृदा है उनसे बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। अधिक जलोढ़ जो मृदा है अधिक उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इसमें जो है गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाज जैसे दलहन फसल की उपयुक्त बनाती है। इसमें गन्ना, चावल और अन्य अनाज दलहन फसल की उपजाऊ अधिक होती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, काली मृदा। इन मृदाओं का रंग, इन मृदाओं, यहाँ पर अदाओ लिखा हुआ है, यहाँ पर मृदा होगा, ठीक है। इन्हीं मृदाओं का रंग काला होता है और ये जो मृदा है इनका रंग कैसा होता है, काला रंग का होते हैं ये मृदा। और इन्हीं रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। इन्हें जो है रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है और कपास की खेती के लिए इस मृदा को उपयुक्त समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से जानी जाती है काली मृदा। यह मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, जो सौराष्ट्र है इसका मतलब होता है गुजरात, सौराष्ट्र का जो मतलब है यहाँ पर है गुजरात, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाए जाते हैं। यह जो मृदा है लावाजनक सेलों से बना हुआ है। यह मृदा लावाजनक सेलों से बना हुआ है। इसके अलावा यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है।
आगे जो है हमारा पर है यहाँ पर लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यह मृदा मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के जो मध्य मैदान है, दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इसका लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह अयस्क के कारण होता है। उसमें लौह का जो प्रसार होता है, लौह धातु का प्रसार, इसलिए इसका रंग इसका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। चौथा जो यहाँ पर है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के बाद आने के कारण होता है। इसका पीएच जो मान है 6.0 है। इसका पीएच मान 6.0 है। इसका मतलब यह जो मृदा है अम्लीय मृदा है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मुख्य भागों तक उत्तर पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन पाया जाता है। पांचवा जो यहाँ पर है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इसका जो रंग होता है लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। यह जो मृदा होती है रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप यदि झीलों से वाष्पीकृत करते हैं तो आपको नमक, खाने का नमक प्राप्त किया जा सकता है। यह जो मृदा है राजस्थान में अत्यधिक है। और छठा जो हमारा मृदा का प्रकार है, मृदा का प्रकार नंबर 6 जो है वह है वन मृदा। वन मृदा में जो है वन मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। मृदा अपरदन और संरक्षण। अब हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा की जो कटाव है और उसके अपरदन का जो बहाव है उसके अपरदन कहा जाता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनाने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है। इसमें मृदा बनने की प्रक्रिया और मिट्टी कटने की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। दोनों में संतुलन बना होता है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, वन का कटना, अति पशुचारण, पशुओं से चराना, निर्माण और खनन के आदि कई बार संतुलन भंग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मृदा का प्रकार ख़त्म हो गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारा मृदा के प्रकार भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। संसाधन संरक्षण से आप लोग क्या समझते हैं में प्राप्त कराएंगे।
थैंक्स फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन।